करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। दोस्तों, ये कहावत तो हमने बहुत सुनी है और इसी कहावत के चक्कर में हम काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या ऐसा आपके संग होता है कि 30 40 50 60 70 80 80 90 90 प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बावजूद हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं फाइनल एग्जाम में? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 तरीके जिनको यूज करके आप अपने इनपुट से मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको फाइनल यूपीएससी के पेपर में देखने को मिले। तो आइए देखते हैं कि वो 5 तरीके क्या हैं जिनसे आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने आउटकम्स को। देखो दोस्तों, प्रीलिम्स यूपीएससी का आपको पता है कितना डाइसी होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। तो यहां पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि हम खुद की कस्टमाइज टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी डेवलप करें। कस्टमाइज से मेरा मतलब ये है कि हमको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के आधार पर पता हो कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं ऑप्टिममली। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पड़ोसी ने पिछली बार 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो इस बार मैं भी 95 अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो इतने नंबर था, इसलिए मुझे मिनिमम इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आप इनकी वजह से आप अपना अटेम्प्ट करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप गलत काम कर रहे हैं। आपको ज्यादा नेगेटिव आपके होने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप डेवलप करिए खुद का टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। इसको मैं समझाता हूं आपको। मुझे आप 5 मिनट दीजिएगा, मेरे संग रहिएगा और समझिएगा। मैं पूरा लॉजिक के संग समझाऊंगा कि वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी आपको अपने लिए कैसे डेवलप करनी है। सपोज प्रीलिम्स में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं उनको इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर में लगा दूं, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी का मतलब यह है इंक्रीजिंग रिस्क, नॉट नेसेसरली द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब बात यह है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान वाले क्वेश्चन हैं और ये बाद वाले क्वेश्चन बहुत टफ वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो क्या ऐसा है कि मैं अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपना बढ़ाऊंगा तो मेरा स्कोर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट आएगा ही आएगा जिसके बाद मेरा रिस्क काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। मैं ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करने लगूंगा रादर देन ज्यादा पॉजिटिव अटेम्प्ट करने के। तो लेट अस से एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे मेरे नंबर, ओवरऑल नंबर नीचे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं निगेटिव ज्यादा लेने शुरू कर दूंगा और मेरा ओवरऑल जो स्कोर है वो निगेटिव आने लगेगा। आपने देखा स्टार्टिंग में नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट आसान पार्ट था, उसमें मेरे ज्यादातर सही 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 क्वेश्चन हो रहे थे, जो कि राउंड 1 में जनरली होता है। ठीक है, और बाद में वो क्वेश्चन थोड़े कम सही होने लगे और लास्ट में आके एक पॉइंट के बाद ऐसा हुआ कि मैं नेगेटिव ज्यादा करने लग गया और मेरा ओवरऑल स्कोर डिप करने लग गया। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आपको ये पॉइंट जहां पे आपका नंबर मैक्सिमा करेगा, ये खुद आइडेंटिफाई करना है। ये खुद से आइडेंटिफाई करना है कि यार मोटा मोटा इतना मेरा अटेम्प्ट इस पेपर में हो जाएगा तो मेरा ये मैक्सिमा अटेन हो जाएगा। बेसिकली मैं खुद से आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं किन क्वेश्चंस में रिस्क लेने वाला हूं और किन क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेने वाला हूं। क्योंकि ऐसा तो होगा ही, स्टार्टिंग वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा, वो तो आप करोगे ही। तो इसके बाद का जो पार्ट है, जो रिस्क वाला पार्ट है, वो आप डिसाइड करोगे कि कौन से क्वेश्चन इधर आएंगे जो आप रिस्क में लोगे, कौन से क्वेश्चन इधर आएंगे जो आप रिस्क में नहीं लोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि जब पेपर से आते हो लौट के आपने देखते हैं कि यार ये 5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन इन 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता थे। इन 5 क्वेश्चंस में से 4 मेरे सही होते अगर मैं इसको मार्क करके आ जाता। ऑन द अदर हैंड ये वाले 5 क्वेश्चन जब मैं आंसर करके आया तो मेरे मैक्सिमम गलत हो गए, मेरे 3 गलत हो गए या मेरे 4 गलत हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने गलत 5 क्वेश्चन पर अपना दांव खेल दिया, आपने गलत 5 घोड़ों पर दांव लगा दिया। तो ये 5 क्वेश्चन इधर आने चाहिए थे और जो क्वेश्चन करके आ गए हो वो उधर जाने चाहिए थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको खुद को असेस करना है कि ये कौन से वाले क्वेश्चन है जिन पे आप रिस्क लेना चाहेंगे। अब इसको मैं समझाता हूं कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट आप करने वाले हो। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें, तो आप राउंड वाइज एनालिसिस करिए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, सपोज आप 3 राउंड में पेपर करते हैं, राउंड 1 बीइंग द क्वेश्चंस जो आपको पता है 100% करेक्ट है और आप पहले ही गो में उनका गोला मार्क कर देते हैं ओएमआर में। राउंड 2 इज अबाउट द क्वेश्चन जिसमें आप 50% श्योर है कि आपको पता है कि आंसर जो है वो ए और सी में से होने वाला है या बी और डी से होने वाला है। सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है, सपोज ये फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज 7th क्वेश्चन का आंसर ए और सी में से होने वाला है, तो आपको पता है कि आंसर 50% जोन में से ही आने वाला है। एंड थर्ड इज द अदर, जिसमें क्या तो आप एक एलिमिनेट करते हो या आप तुक्काबाजी करते हो या कोई गैस मास्टरगिरी करते हो। ठीक है, तो दैट इज योर थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन।
अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करिए। आपने सपोज अपना टेस्ट 1 दिया, आपने टेस्ट 1 दिया और आपने देखा कि आपका जो राउंड 1 है उसमें सपोज आपने 35 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए और सपोज आप पाते हैं कि आपके इसमें से 60% ही सही हैं। इसका मतलब क्या है आपके लिए? आप तो अब तक ओवरऑल स्कोर ही देख रहे होंगे, आपने कोशिश नहीं करी होगी कि मैं राउंड 1 का एक बार एक्यूरेसी चेक करता हूं। अगर दोस्तों ऐसा है कि राउंड 1 में आपका केवल 60% ही एक्यूरेट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिनको आप समझ के बैठे थे कि आपका 100% सही होगा, वो तो 60% ही सही निकला। इसका मतलब यह है कि आपने रिवाइज नहीं किया है। आपने जो बेसिक मिनिमम जो पढ़ना चाहिए, जो हर साल यूपीएससी बार-बार रिपीट करता है, जिसको हम हाई आउटपुट थीम्स कहते हैं, वो आपने तैयार अच्छे से नहीं करे हैं। क्योंकि अगर ये तैयार नहीं किए, आपको याद अच्छे से नहीं है, तभी आपका एक्यूरेसी इतना खराब इसमें आ रहा है। और दोस्तों, बिना इसकी अच्छी एक्यूरेसी के आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते। सपोज ऐसा है कि 100% वाले जो क्वेश्चन हैं, सपोज इनका नंबर 15 ही है। सपोज पूरे 100 क्वेश्चन में से 15 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप राउंड 1 में कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या कहता है? इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अधूरी है। इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी ही अच्छे से नहीं करी, आप इनकम्प्लीट हो अभी आप तैयारी नहीं हो। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से दोस्तों केवल 15 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे ना जो आप 100% श्योर करेंगे। अरे कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 50 से 60 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से बार-बार यूपीएससी पूछ रहा है, जिनको हम हाई आउटपुट थीम्स का नाम देते हैं। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, जो पीवाईक्यू की एनालिसिस के बेसिस पर हमने निर्धारित करें कि भाई इन टॉपिक से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार उन क्वेश्चंस में तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ना। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि ये जो राउंड 1 है, ये आप डिसाइड करोगे कि यार इसका जो मेरा एक्यूरेसी है ये मोर देन 90 टू 95% होना चाहिए। अगर ये नहीं है, आप बेसिक अपने रिवाइज करिए, आप अपनी कंटेंट की कवरेज को बढ़ाइए। कंटेंट मतलब हाई आउटपुट थीम्स की कवरेज को आप बढ़ाइए। हाई आउटपुट थीम्स क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड में सारे फैकल्टीज वीडियो बना चुके हैं। आप आइए सबकी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे देख लीजिए और वेबसाइट पर जाकर फ्री में भी डाउनलोड कर ले सकते हैं उन सारी चेकलिस्ट को। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि रिवीजन वन का जो एफिशिएंसी है ये हमको बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो एक पार्ट क्लियर हो गया कि यार रिवीजन 1 अब मेरा 90 टू 95% आ रहा है और मेरा ये भी हो रहा है कि मेरे 35-40 क्वेश्चन पहले राउंड में सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आपका 65 से 70 नंबर आपका आ चुका है। मोटा-मोटा 60 से 70 के बीच में आपका नंबर है। अब आपको यार 20-25 नंबर और चाहिए, दैट इज 10 से 12 क्वेश्चन और चाहिए, अगर 90 के आसपास में कट ऑफ भी मान के चलूं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे। तो बेसिकली अब बचे कुछ 60 क्वेश्चन में से आपको मात्र 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, विद दैट इन माइंड अब मैं देखूंगा कि राउंड 2 में मेरा एफिशिएंसी कितना है। तो इसमें मैं ये चेक जरूर करूंगा कि जिनको मैंने ए और सी में से ऑप्शन मान के बैठा था, जिनको मैं बी और डी में ऑप्शन मान के बैठा था, जिनको मैं ए और सी में ऑप्शन मान के बैठा था, उनका ऑप्शन इनमें से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इनमें उनका ऑप्शन नहीं है, अगर इनमें उनका आंसर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने जो 50% का एलिमिनेशन किया है वो अगेन गलत किया है। मेरी बात आपको समझ में आई? 50% का एलिमिनेशन इसका मतलब आपने गलत किया है, आपको गलत याद था, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो अनदर डायग्नोसिस फॉर यू, अनदर चेक पॉइंट फॉर यू कि आप डिसाइड करें कि यार कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे सेकंड राउंड में 50% वाले जोन में कर लेना चाहिए। और अगर गलत आप चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको गलत याद था। तो ये मिस्टेक भी आप सेपरेटली नोटबुक में लिखेंगे कि यार मैंने ये वाली मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से 50% जोन में रह गया। अब मेरा दरख्वास्त आपसे ये है कि जब आप राउंड 2 का मार्क करेंगे, जब आपने 50% को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया है, आप पाएंगे इन सारे क्वेश्चन में अगर आप तुक्का भी मारें तो भी आपका नेट नेट पॉजिटिव ही आता है। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ही यही है कि अगर राउंड 1 में अगर आप 35-40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और राउंड 1 में अनदर अगर आप 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो नेट नेट आप पाएंगे कि 70-75 के क्वेश्चन से भी आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका एक्यूरेसी अच्छा है। और ये एक्यूरेसी अच्छा कैसे होगा कि राउंड 1 में जब आप बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे जो हायर फुट थीम से आते हैं, और राउंड 2 में 50% जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक तो आइडेंटिफिकेशन सही से करेंगे कि 50% जोन का ही है क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थर्ड जोन का था, आपने 50% में डाल दिया, क्योंकि इसका मतलब आप यही कर रहे हैं, आप ये वाले यहाँ का क्वेश्चन यहाँ उठा के डाल रहे हैं, है ना, तो आपका नेगेटिव ही ज्यादा होगा। तो आप ये वाला आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 50% का एनालिसिस खुद से करेंगे कि इन दो क्वेश्चन में जब मैं चूज करने गया
तो मेरा यार हिस्ट्री में जो नेगेटिव था वो ज्यादा आ रहा था, पॉलिटी में नेगेटिव शायद मेरा कम आ रहा था। द पॉइंट इज, मे बी यू वर एबल टू कम अप विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिटवीन चूजिंग अमॉन्ग्स द दीज टू ऑप्शंस। अगर आप कुछ भी ऐसी रूल बुक बना पाते हो खुद के लिए कि यार मेरा ज्योग्राफी में मैपिंग वाले में मेरा जो ए और सी में चूज करना है वो ज्यादा फायदेमंद है, या आर्ट एंड कल्चर में जब मैं चूज करता हूं तो मेरा नुकसान ज्यादा हो जाता है, मेरा नेगेटिव ज्यादा आता है, तो ये रूल बुक आप अपने लिए बना लीजिए। तो जब ये एनालिसिस आप करेंगे 25-30 टेस्टों पे, तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आपका राउंड 1 बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपका एकदम बेयर मिनिमम क्लियर है, 78 नंबर आपके मिनिमम आ ही रहे हैं, और राउंड 2 में आपका नेट पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 50% आपने साइंटिफिकली डिसाइड किया है कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो यहां अटेम्प्ट नहीं होंगे, ये वही क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे जहां पे एब्सोल्युटली 50% में श्योर हैं, और उनमें भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपके पास रूल बुक है कि आपको तुक्का पॉलिटी में कैसे मारना है, साइंस में कैसे मारना है। तुक्का का मतलब इन दो में जो चूज करना है। बेसिकली यू वांट टू कम अप विद एनी लॉजिकल क्राइटेरिया जिस पे आप इन दो में चूज कर पाए, और ये रूल बुक आप अपने लिए बनाएंगे। तो जब आप ऐसा 25-30 टेस्ट के लिए करेंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरा ऑप्टिमम अटेम्प्ट है ना, ये इस पेपर का अपने आप डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन यहाँ है, 30 क्वेश्चन यहाँ है, तो यार बाकी के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, तो सबको भी तो लग रहे होंगे, तो एनीवे आपको छोड़ने ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड राउंड में एक्यूरेसी आप देखेंगे उतना ज्यादा वैसे भी नहीं बन रहा। तो जब बन ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती तुक्काबाजी करके क्या फायदा? क्यों मैं नेगेटिव लूं? मैं इतना ही अटेम्प्ट करके आऊं ना, राउंड 1 एंड राउंड 2, और मे बी 2-3 क्वेश्चन ऑफ राउंड से अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो जिनमें बहुत ज्यादा श्योर हैं। तो अगर आप इस चीज को साइंटिफिकली कैलिब्रेट करेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को, तो आप पाएंगे कि एक ऑप्टिमम नंबर आपके पास हमेशा है कि यार मैंने अपने रिस्क के हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ज्यादा रिस्की थे आपके लिए, क्योंकि तभी वो राउंड 2 में नहीं आए ना वो राउंड 1 में आए, और इसलिए आप अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो अपने आप ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, पेपर बहुत ज्यादा आसान है तो राउंड 1 के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, राउंड 2 के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कितना सॉल्व करूं, बेसिकली आपको राउंड 2 के बाद रुक जाना है और राउंड 3 में प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करना है जो आपने अपनी रूल बुक से डिसाइड किए हैं कि यार इन क्वेश्चन में तुक्काबाजी से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको पता है हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व, आपको पता है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर रिस्की देन अदर्स। बेसिकली आप इसमें ये एनालाइज करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक जो हैं ये मैं अच्छे से सॉल्व कर पाता हूं, या जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें मैं गलत ज्यादा कर रहा हूं, या ये जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें मैं ज्यादा सही कर रहा हूं। तो ये एनालिसिस आपको कर लेनी चाहिए, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी इंक्लूडेड विच राउंड, कि पहले राउंड में कौन सा क्वेश्चन करना था, दूसरे में कौन सा करना है, तीसरे के लिए थोड़ी कौन सा देना है। अब आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है क्योंकि आप ये प्रैक्टिस 25-30 बार मिनिमम कर चुके हो। इसी को मैं बोलता हूं रिस्क कैलिब्रेशन। इसी रिस्क कैलिब्रेशन के हिसाब से दोस्तों मेरा कभी भी 80-81 के ऊपर अटेम्प्ट नहीं गया, और आई वाज एबल टू क्लियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ 4 टाइम्स इन ए रो। ठीक है, और एक 2016 का जो अटेम्प्ट था जिसमें घड़ी अलाउड नहीं करी थी इन्विजिलेटर ने, उसमें आई वाज एबल टू मार्क ओनली 64 क्वेश्चन, और मेरे 63 क्वेश्चन उनमें से ठीक थे, बिकॉज आई वाज एबल टू कैलिब्रेट दिस रिस्क। मुझे समझ में आ रहा था कि ये रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ये रिस्क थोड़ा कम है। तो बेसिकली इट इज अबाउट अरेंजिंग द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क ऑर्डर, और वो अटेम्प्ट आपको कहां लिमिट करना है ये खुद ही आप चूज कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है जब भी आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया, राउंड वाइज एनालिसिस करिए, राउंड 1 में प्रॉब्लम है तो बेसिक को रिवाइज करिए, राउंड 2 में ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं तो वो जो लॉजिक है, वो जो रूल बुक है वो अपने लिए बनाइए कि यार इस लॉजिक के हिसाब से मेरा ये वाला क्वेश्चन ठीक होता है, तो वो लॉजिक अपने लिख लीजिए और उसी लॉजिक को सारे प्रैक्टिस टेस्ट में टेस्ट करते रहिए। अल्टीमेटली रूल बुक आपके लिए बन जाएगी कि यार मुझे ज्योग्राफी में अटेम्प्ट करने ऐसे क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में नहीं करने हैं, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको वो रूल बुक बन जाएगी। और आपके पास ऑब्जेक्टिव कैटेगराइजेशन होगा, डेटाबेस कैटेगराइजेशन होगा, जहां पे आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, खुद का साइंटिफिक एमसीक्यू सॉल्विंग माइंडसेट आपका हो जाएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स। आपके जितने भी निगेटिव हों किसी भी पेपर में, आप एक पेपर पर लिख लीजिए, और अगले पेपर में जाने से पहले उन नेगेटिव्स पे सोच के जाइएगा कि मेरे नेगेटिव्स क्यों हुए, क्या मुझे याद नहीं था, क्या मैंने जबरदस्ती तुक्का मार दिया, क्या मुझे भावनाओं में बह गया, और क्या मैं क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, इनकरेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ लिया। ठीक है,
तो जब आप मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं तो चांसेस है कि वो मिस्टेक्स आपकी अगली बार कम होती होती चली जाएंगी, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके। दोस्तों, ये अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करिएगा कि मेरी ये वाली मिस्टेक्स हैं और मैं ये वाली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। अब बात आती है टेस्ट दर टेस्ट। आप सोचते हैं कि यार हर बार मैं टेस्ट दूं तो मेरा ऐसे इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये इंप्रूवमेंट बिना एनालिसिस के नहीं होगा। जब भी आप टेस्ट दें, आप अपने लिए चेकलिस्ट ऐसी जरूर बनाएं। थर्ड पॉइंट इज कि आप हर टेस्ट के पास आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसमें आप क्या लिखेंगे कि मुझे कौन से टॉपिक याद नहीं आ रहे थे, कौन से टॉपिक मुझे मैंने याद किया तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद नहीं आया कि 42nd में क्या चेंज हुआ। मैंने याद किया तो मुझे डीपीएसपी में क्या चेंज हुए, कौन से नए वर्ड्स ऐड हुए मुझे याद नहीं आए, कौन से अमेंडमेंट पाए मुझे याद नहीं आए। तो मैं हर टॉपिक को यहां पे लिखूंगा टेस्ट के बाद, और जब मैं सॉल्यूशन पे जाऊं उसके पहले अपने सोर्सेज जो मैंने सोर्स पढ़े हुए हैं उनमें इनका सॉल्यूशन खोजूंगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा? क्योंकि अब आपका दिमाग प्रोब हो चुका है, आपके दिमाग को प्रोब किया गया और आप उसको वो रिकॉल नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे? जब आप उस पेपर को पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग एक्टिवली उसका आंसर खोजेगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कमिट करेगा, क्योंकि एक बार आपको उसमें परेशानी हो चुकी है। सो मेक श्योर आफ्टर एवरी टेस्ट यू हैव दिस टू डू लिस्ट फॉर योरसेल्फ कि ये वाले टॉपिक तो मुझे अपने कवर करने ही करने हैं, सो दैट आपका जो कंटेंट का रिवीजन एफिशिएंसी है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें, और अपना जो कंटेंट का स्कोर है बेसिकली राउंड 1 का भी आपका इससे बढ़ ही जाएगा और वो आप मैक्सिमाइज कर सकें। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं और जिनको बोर होता है जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज फॉर रिवीजन। ठीक है, तो एक पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूं तो मैं एक नोटबुक बनाऊंगा जिसमें मैं चेकलिस्ट लिखूंगा जो जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं कर पाया था, और उनको मैं ओरिजिनल सोर्स से पढ़ूंगा जहां से मैंने पहले देखे थे। ठीक है, ताकि वो वहां पे मैं उसके आसपास की चीजें पढ़ के उसको रिवाइज भी कर लूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैं क्या करूंगा, जब भी मैं सॉल्यूशन उसका देख रहा हूं मैं उस सॉल्यूशन का भी नोट्स बनाऊंगा। देखो, होता क्या है कि कई बार जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन का डिमांड होता है जो आपके ओरिजिनल सोर्स में हो सकता है ना हो। तो आप ये भी करिएगा कि सॉल्यूशन पढ़ने के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको वहीं पे कॉपी पेस्ट करिए जहां पे आपका ओरिजिनल सोर्स था, ताकि आप एक ही बार जब भी उस चीज को पढ़ेंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली वो याद होगा। ठीक है, तो मेक द नोट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन आपको करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो आपका माइंड प्रोब हो चुका है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो बच्चे सपोज जिनका तरीका ही पढ़ने का ये होता है कि यार मैं पहले टेस्ट दूंगा फिर रिवाइज करूंगा, क्योंकि पहले जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरी एफिशिएंसी पुअर हो जाती है, तो उनके लिए तरीका यही है कि दे अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ टेस्ट, और ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट करके अपनी चेकलिस्ट बनाते चलें और उन सारी चेकलिस्ट को ओरिजिनल सोर्स से रिवाइज करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे शुड अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट सीरीज, क्योंकि जब आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं तो मोर और लेस सारी थीमेटिक कवरेज आपकी हो जाती है, क्योंकि सारी कोचिंग वाले मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हाई आउटपुट थीम्स पे उनमें क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। तो बेसिकली आपकी सारी जो हाई आउटपुट थीम्स हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू अब आपको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ टेस्ट सीरीज शुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं और ओरिजिनल सोर्स से जाके रिवाइज करना है और एक चेकलिस्ट बनाते हुए चलनी है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू लर्न टाइम मैनेजमेंट व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, एक तो सॉल्व करते हुए टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए, क्योंकि देखो आपने मेंस में भी मैंने कई बार बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं कि सपोज वो 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 25 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, पेपर पूरा कर लेते हैं, तो उनको मार्क्स ज्यादा आता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूपीएससी में उनको कोई 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है। दोस्तों को क्या करना चाहिए, उनको अपने पेपर को टाइम मैनेजमेंट में करना चाहिए, क्योंकि लास्ट के आधा घंटे में कैसे स्प्रिंट करना है, लास्ट के आधा घंटे में वो बचे को फिर 6 से 7 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये भी एक आर्ट है भाई, ये भी आपको लर्न करनी है कि लास्ट के आधा घंटे में कैसे अटेम्प्ट करूंगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसे ही एमसीक्यू भी जब सॉल्व करें अपना पेपर को तो 2 ही घंटे में पूरा करें, और ये राउंड वाइज एनालिसिस करें कि मेरा पहला राउंड इतने टाइम में हो जाना चाहिए, सेकेंड राउंड इतने टाइम में होना चाहिए, क्योंकि अब जब पेपर कई बार बड़ा आ जाता है, जब मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट आएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और आप मार्क नहीं कर पाओगे, आपको परेशानी हो जाएगी अपने ओएमआर को भरने में या क्वेश्चंस को पूरा करने में, नंबर ऑफ राउंड को बढ़ाने में। तो आप टाइमिंग करिए अपने राउंड्स का और टाइमिंग के हिसाब से ही उनको मार्क करिए।
ताकि आपका मेंटल रेजिलियंस बढ़ सके कि लास्ट में टाइम मोमेंट क्रंच आता है, तब आप जल्दी-जल्दी एनालिसिस कैसे करेंगे, तब आप वो लॉजिक कैसे लगाएँगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉलो द शेड्यूल, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी सिलेबस पूरा नहीं होता है। व्हिचएवर टेस्ट सीरीज यू आर डूइंग, जस्ट मेक अ शेड्यूल आउट ऑफ इट। ह्यूमन्स आर नॉट दैट मच ड्रिवन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन चला जाएगा, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। डिसिप्लिन से आपको ड्राइव होना है, तो जो भी टेस्ट सीरीज आप उसको फॉलो करिए ईमानदारी से, उस सिलेबस को कवर करिए और टेस्ट को टाइम पे दीजिए, एनालाइज करिए, फर्दर इंप्रूव करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए। दैट इज अ साइकिल दैट यू नीड टू रिपीट टिल 26th ऑफ May दिस ईयर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि राउंड वाइज एनालिसिस कैसे करना है, उससे आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, उससे आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ अपने क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपका रिवीजन कैसे एफिशिएंट हो सकता है और आप कवर कैसे कर सकते हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।